बच्चों मोस्ट वेलकम है इस क्लास में। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से बिहार बोर्ड 12th का हिंदी व्याकरण से हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ने वाले हैं तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा और यहाँ से जो भी 2-3 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं इस क्लास करने के बाद मेरी गारंटी है कि एक भी मार्क्स आपका कटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वर्णमाला के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला। तो इस वर्णमाला को मैंने 2 भागों में तोड़ा है, एक वर्ण और दूसरा माला। तो वर्ण का मतलब जो है, वर्ण का मतलब होता है, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इससे ज्यादा छोटा कुछ और नहीं हो सकता। और माला जो है आप पहनते हैं गले में, आपने देखा होगा कि माले में क्या होता है, दानों का समूह होता है। ठीक है, तो माला का मतलब हम सिर्फ समूह भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि वर्णमाला का मतलब यह हो सकता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला कहते हैं। इतना समझ में आया। वर्ण का मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई और माला में समूह होता है, इसका मतलब वर्णों का व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। और ये जो वर्णमाला है, वर्णमाला में कुल 52 होते हैं। वर्णमाला की संख्या कुल कितनी होती है, 52 होते हैं। अब इस 52 में स्वर और व्यंजन दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा का सबसे छोटी इकाई। देखिए यहाँ पे बात का है उच्चारण, तो उच्चारण की अगर दृष्टि से देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि। जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो उच्चारण कर रहे हैं, तो इसका जो सबसे छोटी इकाई हो जाएगा वह ध्वनि होगा। ठीक है, जबकि लेखन की दृष्टि से बात किया जाए तो लेखन की दृष्टि से भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है, वर्ण होता है। जैसे अगर हम क लिखते हैं तो क अगर लिखते हैं तो लेखन कर रहे हैं, तो लेखन कर रहे हैं तो भाषा की जो है लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गया। ठीक है, चूंकि मैं लिख रहा हूं तो लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गया, तो इसका मतलब क हो गया। लेकिन अगर उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो ध्वनि में क्या हो जाएगा, इसी क को मैंने अगर बोल दिया क, तो उच्चारण हो गया, इसका मतलब ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। अब देखिए इस वर्णमाला को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। आई होप कि इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, कभी कभी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, पंजाबी की भाषा की लिपि क्या है, तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि हम लोग बात करते हैं वर्ण, तो वर्ण में अब जानते हैं कि स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो स्वर के जो है 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वहीं पे व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और इसके साथ साथ हम लोग संयुक्त व्यंजन को भी पढ़ लेते हैं। तो इसको भी हम लोग 4 नंबर में जोड़ सकते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, आप एकदम आसान से देखते रहिए, एक एक चीज को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, यानी वर्ण जो है, यानी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है वर्ण को, एक स्वर एक व्यंजन। स्वर में इसके 3 भेद होते हैं, 4, और व्यंजन में इसके 4 भेद होते हैं। अब आगे पढ़िए। आगे बात करते हैं हम लोग स्वर की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, अब हम लोग बात करते हैं स्वर की। तो आप जानते हैं स्वर क्या होता है, तो जिस वर्णमाला के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लिए जाए, यानी ऐसा वर्णमाला जिसके उच्चारण करते समय किसी और वर्ण की आपको सहायता नहीं लेना पड़े, उसी को हम लोग स्वर कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे या स्वर वर्ण कहेंगे। ठीक है, इतनी समझ में आ रहा है। अब देखिए स्वर्ण वर्ण में क्या आता है, तो जैसे में अ से लेकर अ तक, अ से लेकर अ तक के जितने भी वर्ण होते हैं इनको स्वर कहा जाता है। इसमें अ, आ, हर्षिन की, दीर्घिन की, तारकुन को, हर्षिन दीर्घिन की, हर्षो दीर्घो ये आता है, और ए आए ओ औ आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो तुम्हारा स्वर है, तो स्वर जो है बताया गया था कि 3 प्रकार का होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले इसका जो पहला भेद है हर्ष स्वर, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे 3 स्टार लगा दिया गया है। तो हर्ष स्वर होता क्या है, तो वह स्वर जिसके उच्चारण में
कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में क्या हो, कम समय लगता है, उसको हरस स्वर कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो अ, ई, उ और री। देखिए अ छोटा ई है, छोटा उ है और री है, इसको बोलते हैं हम लोग हरस स्वर, यानी इसके उच्चारण में कम समय लगता है और इनकी संख्या 4 होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि हरस स्वर की संख्याएं कितनी होती हैं, तो ध्यान रखना 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो देखिए दीर्घ स्वर में यानी जिस स्वर के उच्चारण में हरस स्वर से लगभग दुगुना समय लगता है, दुगुना समय लगता है। अब ये क्या कर रहा है, दीर्घ स्वर कर रहा है कि इसके उच्चारण में हरस स्वर से दुगुना समय लगेगा, यानी हरस स्वर के उच्चारण करने में जितना समय लगेगा उससे दुगुना समय लगेगा किसमें, तो दीर्घ स्वर में। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो देखिए आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, ओ और औ है। ये जो है कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या आपकी हो जाएगी 7, इनकी संख्या 7 हो गई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगर बात करते हैं कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सिर्फ स्वर की संख्या देखा जाए तो स्वर की संख्या होती है 11, लेकिन पूछे कुल स्वर, तो कुल स्वर देखा जाए तो कुल स्वर की संख्या आपकी हो जाएगी 13। ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है कि स्वर की संख्या कितनी होती है तो 11 हो जाएगा, लेकिन अगर कह देगा कुल स्वर की संख्या तब 13 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी आपको बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब दिया है पुलुत स्वर, तीसरा जो है पुलुत स्वर है। तो पुलुत स्वर क्या कहता है कि जिस स्वर की उच्चारण में हरस स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगता है, यानी इसमें क्या होता है, हरस स्वर उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय पुलुत स्वर में लगता है। ठीक है, अब इसके जो है, अब ये भी कह रहा है कि जिस स्वर का प्रयोग पुलुत स्वर के रूप में होता है या किया जाता है, उसके साथ हिंदी का 3, यानी हिंदी का जो ये जो 3 लिखते हैं ना, ठीक है, तो ये वाला जो अंक है उसका प्रयोग किया जाता है किसके साथ, तो प्लुत स्वर के साथ। जैसे देखिए ओम, ओम में देखिए ये 3 नजर आ रहा है, व्योम 3 नजर आ रहा है, तो ओम व्योम क्या है, ये है प्लुत स्वर। और ये भी है कि इसके जो है शब्दों में 3 जो अंक है वो नजर आता है हिंदी वाला। ठीक है, अब आगे बात कीजिए। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में बिल्कुल पूछता है स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, इसको मैं बता देता हूं। देखिए अ और आ जो है इसका उच्चारण कंठ से होता है, जैसे अ, आ, ये सब कंठ से हो रहा है। ठीक है, ये कंठ से हो गया। छोटी ई और बड़ी ई ये तालु से होता है, ई ये तालु हो रहा है। छोटा ऊ बड़ा ऊ ये ओठ से होता है, क्योंकि हमारे ओठ से हो रहा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, ओठ से हो रहा है। उसी तरह से हम बात करें तो री ये मूर्धा से होता है। ए और ए इसका उच्चारण करेंगे तो ये आपका कंठ और तालु दोनों से हो रहा है। और ओ यानी कंठ और ओष्ठ दोनों को हम लोग को ये उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है स्वर की संख्या 11 होती है और कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर कुल पूछेगा तब 13 लिखना है और केवल सिंपल स्वर पूछे तो 11 लिखना है। आइए अब बात करते हैं हम लोग व्यंजन की। व्यंजन की बात करते हैं। स्वर अभी तक हम लोगों ने देखा, और अगर आपको यह क्लास शानदार लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं स्वर की। तो देखिए स्वर क्या होता है, तो स्वर का मतलब कि जिन वर्णों के उच्चारण में, सॉरी स्वर नहीं व्यंजन पढ़ रहे हम लोग, तो व्यंजन क्या होता है, तो जिन वर्ण के उच्चारण में क्या होती है, स्वर की सहायता ली जाती है। स्वर की अगर सहायता ली जाती है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग व्यंजन वर्ण कहेंगे या व्यंजन कहेंगे। ठीक है, अब व्यंजन के उच्चारण करते समय क्या होता है, हवा जो है कंठ से निकलकर मुख में रुक कर तब बाहर आती है। जब हम लोग व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे कंठ से निकलती तो है, लेकिन मुंह में रुकती है और फिर कुछ समय पर बाहर आती है। ठीक है, अब व्यंजन की संख्या देखा जाए तो इसकी कुल संख्या 33 होती है। ठीक है, इसमें 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं।
इस तरह से व्यंजन की कुल संख्या 39 हो जाती है। अब का आप कहिएगा सर ये जो 33 37 हुआ, लेकिन और भी 100 व्यंजन होते हैं, इसलिए टोटल व्यंजन की संख्या 39। अगर एग्जाम में पूछता है कुल व्यंजन की संख्या तो 39 लिखिएगा, अगर कहता है कि 100 व्यंजन की संख्या तब 33। ठीक है, अब इसकी भेद देखा जाए तो भेद जो व्यंजन के जो भेद हैं इसके 4 भेद होते हैं। होते सिर्फ 3 हैं, लेकिन मैंने 4 बताया क्योंकि संयुक्त व्यंजन ही आपके एग्जाम पूछता है। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये आपका उष्म व्यंजन ही कर लीजिए। ठीक है, उष्म व्यंजन और आपका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। अब एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब जो है सबसे पहले बात आता है स्पर्श व्यंजन का। स्पर्श का मतलब जानते हैं कि छूना होता है। तो स्पर्श व्यंजन का मतलब है कि जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ को स्पर्श करते हुए, स्पर्श मतलब छूते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी जब हवा निकलेगी तो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ को छूते हुए बाहर निकलेगा, स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगा, तो उनको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और इनकी कुल संख्या 25 होती है। इनकी कुल संख्या 25 होती है और ये होते हैं क से लेकर म तक। ठीक है, क से लेकर म तक होते हैं, यानी इनको 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो क वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या है, जो क से अंग तक पढ़ते हैं इसको क वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण कंठ से होता है, क ख ग घ अंग, ये कंठ से हो रहा है। ऐसे च से य तक जो होता है इसको च वर्ग बोलते हैं और इसका उच्चारण तालु से होता है। इसको आप मोस्ट भी आइए एग्जाम में बिल्कुल पूछता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ट वर्ग, ये आपका मूर्धा से बोला जाता है। त वर्ग इसका उच्चारण दंत से होता है और प वर्ग इसका उच्चारण जो है ओठ से होता है। इसको आप लोग, मैंने VBI इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन का। ठीक है, तो देखिए ये व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के मध्य यानी बीच में होता है। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, तो स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, फिर भी इसको व्यंजन ही कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनकी संख्या 4 होती है और ये कौन कौन होते हैं, तो य र ल व, य र ल व, ये चारों क्या है, ये सब के सब अंतःस्थ व्यंजन है और ये स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम पूछता है। अब उष्म व्यंजन आता है, तो उष्म का मतलब क्या होता है, उष्म का मतलब गर्मी होता है। ठीक है, तो उष्म व्यंजन का मतलब इन व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकलकर उष्मा यानी गर्मी पैदा करती है, यानी घर्षण होता है। यानी इस व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे मुख में घर्षण होता है और उससे क्या होती है, जो है गर्मी पैदा होती है, इसलिए इसका नाम उष्म पड़ा। इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, तो कौन कौन, तो देखिए श, श, स और ह। इसका उच्चारण सही से करना है, श, श, स और ह। ये क्या है, उष्म व्यंजन के एग्जाम्पल है, इनकी संख्या 4 होती है। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स से पूछा जाता है। और आपका जो लास्ट है वह है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब आप जानते हैं कि जोड़ना होता है, मिलना होता है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि 2 व्यंजनों के बीच या 2 व्यंजनों के योग से बना एक नया व्यंजन, यानी 2 व्यंजन के योग से बना एक नया व्यंजन क्या कहलाता है, तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो देखिए ये 6 हो गया, तो इसको क और स को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह त्र यानी त और र को जोड़ेंगे तो त्र आ जाएगा। ज्ञ जो है ज और य को जोड़ेंगे तो ज्ञ आ जाएगा, और स्र यानी स और र को जोड़ेंगे तो स्र हो जाएगा। ये आपका जो है, ये भी आपका मोस्ट VBI है, इसको भी आप लोग तैयार रखिएगा। तो मैंने कम समय में आपको इस वर्णमाला को बताने का प्रयास किया। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। और ओमेगा क्लास पे आपकी कंप्लीट कोर्सेज शुरू हो गई हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।